हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की, एक ऐसा चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन में वेटेज रखता है अराउंड 4 to 10 मार्क्स का। सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन तब बनता है जब आपके सिंपल से मेथड यूज़ करे जाते हैं। मैं सिंपल मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म में यूज़ हो सकते हैं। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन तब यूज़ होता है जब आपके क्वेश्चन में मेथड्स को चेंज करने का फॉर्मेट दिया गया हो। सो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो हर माइनर पॉइंट बताऊंगा, लाइक सैलरी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएशन के मेथड अगर चेंज हो तो रिवैल्यूएशन पे इंपैक्ट क्या आता है, जो डिफिशियंसी या सरप्लस की वैल्यू होती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड पे शो करते हैं, और मेथड्स कौन कौन से ऐसे हैं। बिकॉज क्या है, आपके मॉड्यूल में कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो मेंशन तो ज़रूर हैं बट अकॉर्डिंग टू आईसीआई वो मेथड्स ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिए गए। आप सही सुन रहे हो, सिंकिंग फंड मेथड, एंट्री मेथड, ऐसे बहुत से मेथड हैं जो आपके मॉड्यूल में मेंशन हो सकते हैं अगर मॉड्यूल अभी भी अपडेट नहीं हुआ है तो, या फिर जो पुराने बच्चे हैं। बट आप अकॉर्डिंग टू आईसीआई एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वो टॉपिक नहीं है, आपने आज वो टॉपिक कट कर देना है। स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से। डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो है क्या, द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ एसेट्स गोज डाउन। डाउन का मतलब यहाँ पे वैल्यू का कम होने से है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेनली ड्यू टू वियर एंड टीयर एंड मैनी अदर रीज़न। वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से हो सकता है, या फिर मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से हो सकता है, जब आपकी एसेट्स उस तरह से परफॉर्म ना कर रही हो जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन हो तो भी हो सकता है, या फिर कुछ रिपेयरिंग चार्जेस आ गए हैं तो भी पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिक्रीज। सिर्फ परमानेंट डिक्रीज है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले साल जब आप लाएंगे तो ही डिक्रीज होगा, हर साल डिक्रीज होगा। ठीक है। इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स, ये ध्यान रखेंगे, लाइक आपकी जो एसेट्स हैं वो टेंजिबल इनटेंजिबल नेचर में है, और लाइक हम बात करें टेंजिबल नेचर की तो वहाँ पे भी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होना, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होना है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, सर ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइक अक्सर एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि ये पर्पस क्या है इसका, एलोकेशन ऑफ एसेट्स है या कुछ और, तो एलोकेशन ही है। चेक करो ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। सर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता लगेगी, समझना इस बात को। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कराता है, और अगर आप डेबिट साइड में शो कर रहे हो तो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेट वैल्यू पे आएगी। सेकेंड पॉइंट, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप कोई कार, कोई टैक्सी बुक करते हो, किसी दूर सफ़र पे जा रहे हो, हाँ लॉकडाउन में चिड़िया बहुत आवाज़ कर रही है बट कोई नहीं, जब आप लॉकडाउन में तो नहीं जा सकते, बट उसके पहले या बाद में जब भी जाना पसंद करोगे तो अगर आपने कोई टैक्सी बुक कर रखी है तो टैक्सी वाला सिर्फ उस डिस्टेंस की चार्ज नहीं लेता, साथ के साथ वो क्या कर रहा होता है, वो आपसे बोलता है सर बुकिंग वैल्यू भी आपकी इतने मिनिमम कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ बात हो रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है मशीन का, वो भी हम ऐड ऑन करेंगे। और थर्ड, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते तो अपनी एसेट्स को इन फ्यूचर रिप्लेस कर पाना क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। हर बड़ी कंपनी, हर स्मार्ट पर्सन अपनी एसेट्स के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेपरेट करता है, सो दैट जब उसे फ्यूचर में एसेट्स को रिप्लेस करना हो तो ईजिली रिप्लेस कर सके। अच्छा चलो एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को। एक मिडिल क्लास फैमिली को जब एक कार परचेज़ करनी होती, जब वो उसने लाइक बहुत सारे घर ऐसे होंगे, बहुत सारी कारें ऐसी होंगी जिनको आप देखते होंगे तो लोग बोलते होंगे ये कार नहीं, मेरा इमोशन है। हाँ, अब इसको ध्यान सुनो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ज़रा बताओ। अगर किसी के पास मारुति 800 किसी ज़माने की गाड़ी है, फिएट किसी ज़माने की गाड़ी उसके पास आज भी पड़ी है, क्या वो पर्सन नहीं चाहता कि उस कार को अपडेट करे? चाहता है, बट वो क्यों नहीं कर पाता, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर वो उस कार को सेल करना चाहे तो जो उसकी प्राइस होगी वो 10,000 to 50,000 के बीच होगी, मतलब जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रही है वो ऑलमोस्ट नील है। पहली बात क्लियर। दूसरा, उसने इतने सालों में जब उस कार को यूज़ करा तो कोई रिप्लेसमेंट वैल्यू रखी नहीं। अब क्योंकि रिप्लेसमेंट वैल्यू जिसको हम डेप्रिसिएशन अमाउंट बोलते हैं वो रखा नहीं, तो क्या
पहला तो फंड नहीं क्रिएट किया, फंड है नहीं, रिप्लेसमेंट वैल्यू एसेट्स की मिल नहीं रही, तो नई एसेट्स बाई करे कहाँ से पर्सन। अब आप कॉमर्स वाले हो, आप समझना आपने क्या करना है। आप अगर कुछ भी ऐसा परचेज करते हो तो ये एज्यूम करके चलना कि अपनी इनकम का 10% 20% कुछ भी, जैसा आपकी एसेट्स, इनकम का नहीं, जैसी एसेट्स हो उसकी कॉस्ट का 10% 20% हर साल अपने पास सेपरेट अकाउंट में डाल दो और छोड़ दो कि ये पैसा पड़ा रहने दे। जब आपको लगता है कि इस एसेट्स को हमें रिप्लेस करना है, उस टाइम पीरियड के बाद उस एसेट्स को सेल करो। एक फंड वहाँ से क्रिएट होगा जिसको आप रिप्लेसमेंट वैल्यू बोलोगे, और जो हर साल आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे फंड रिप्लेसमेंट के लिए, वो पैसा और एसेट्स को सेल करने वाला पैसा मिलाओ और नए एसेट्स आसानी से परचेज कर लो। लॉजिक समझ रहे हो ना। अब ऐसा ही कंपनियां करती हैं, बिकॉज कंपनियों में अकाउंटेंट होते हैं जो चीज़ें बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप इसको चार्ज करते हो। एक बात और है सर, डेप्रिसिएशन किस नेचर में जाएगा? नॉन कैश एक्सपेंस है सर। अब सर नॉन कैश एक्सपेंस क्यों? बिकॉज डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं करना है, लेकिन हाँ ये आपके प्रॉफिट पर अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला पॉइंट आता है, मॉडल निकाल के रखिए, मैं लैपटॉप से बता रहा हूँ, आप मॉडल नोटबुक साथ रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सर क्या है सर? ये देखो, डेप्रिसिएशन कभी भी करंट वैल्यू या मार्केट प्राइस पर नहीं चार्ज होता। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट यहाँ पे मतलब क्या देख लीजिएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस एसेट्स को जिस कॉस्ट पे खरीदा था, प्लस अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्ज है, प्लस कोई कमीशन है, इंस्टॉलेशन प्लस ब्रोकरेज प्लस कमीशन, ये सारी वैल्यू ऐड कर देंगे। मतलब साफ जिस टाइम पे हमने परचेज़ किया था, एसेट्स को परचेज़ करने में जो ब्रोकरेज दिया, जो कमीशन दिया, उसको इंस्टॉल करने में जो पैसे लगाए, सारा ऐड कर देंगे। उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर चार्ज होना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। मान लो प्रोडक्ट की, उस एसेट्स की जो मशीन है या फिर जो भी एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, उसकी जो मार्केट प्राइस है करंट सिनेरियो में कुछ ज़्यादा आ गई या बहुत कम आ गई, तो आपको डेप्रिसिएशन उस चेंजेबल वैल्यू पे नहीं लगाना, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगाना है। सेकंड, अच्छा आपके दिमाग में ये हो सकता है सर रिटन डाउन वैल्यू मेथड में तो सर डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहता है और एसेट्स की वैल्यू घटती रहती है। सर घटती है, लेकिन वो भी आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही रिड्यूस करती है, मार्केट प्राइस नहीं होता। सेकंड पॉइंट, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। सर ऑब्जेक्टिव में हम जा रहे थे फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। देखो हर एसेट्स की एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, रखने के लिए नहीं। आपको हिस्टोरिकल नहीं बनाना है उसको कि नहीं देखिए हमारे दादा के ज़माने से मशीन हमारे पास है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपने सुबह सुबह इकोनॉमिक्स का लेक्चर कवर कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ये लेक्चर मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में एक बात वहाँ पर बताई कि चेंज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें रिस्पॉन्सिव टू चेंज होती हैं वो सर्वाइव करती हैं, तो कंपनियों को भी अपनी मशीन को अपडेट करना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ का मतलब लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स मींस द पीरियड ओवर विच अ डेप्रिशिएबल एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द फर्म और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट। तो प्रोडक्शन पे भी कई बार मशीन डिपेंड करती है। दैट मीन्स आप कोई मशीन लेके आओ जिस मशीन से आप मान लो बल्ब पे अक्सर देखते हो आप, जो LEDs होती हैं उन पे लिखा होता है इतने हज़ार घंटे चलेंगी, मेजॉरिटी में लिखा होता है। अब दो तरीके हैं, आप सिर्फ रात में जलाओ, दूसरा तरीका क्या है, आप जला दो और उसे बंद ही ना करो। अच्छा मान लो बहुत महंगी से महंगी कार, बहुत महंगी से महंगी बाइक, क्योंकि वो भी मशीन ही है, आप लाओ ऑन करके देखते हैं जी कब तक चलती है, टाइम के बाद वो फिनिश ऑफ हो जाएगी। तो जो मशीन है उसका कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी आप ये चेक कर सकते हो उस मशीन की एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या होने वाली है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। कई बार क्वेश्चन में बड़ा स्मार्टली इसको सेल्वेज वैल्यू भी बोल दिया जाता है। कुछ है नहीं, कचरा कीमत समझिए। किसी भी एसेट्स की, भंगार की क्या कीमत है, मतलब एक टाइम के बाद वो एसेट स्क्रैप हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू मीन्स अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज ऑन द सेल ऑफ एसेट्स ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जब किसी एसेट्स की यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उसको बेचने पे
कितना रोकड़ा मिलने वाला है। इट इज़ नॉर्मली रिगार्डेड एज नील, ये भी ध्यान रखना, वो ऑलमोस्ट नील होता है। सर नील तो होता नहीं, आप बोलोगे सर कबाड़ का रेट तो मिलेगा। सर हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना कि घर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना है। कंपनी अकाउंटिंग में जो ऐसी वैल्यूज़ होती है उसको ऑलमोस्ट नील माना जाता है। बिकॉज आपने मशीन खरीदी 1.5 करोड़ की, वो बिक रही है आपकी 10,000 में, तो वो 1.5 करोड़ से 10,000 नील ही मानते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, उनमें जरा नाम मेंशन कर लीजिए। पहले आप कॉपी में लिख लीजिए, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। एन्युटी मेथड लिखिएगा, सिंकिंग फंड मेथड लिखिएगा, ये 2 मेजर मेथड हैं, ठीक है, एन्युटी और सिंकिंग फंड। और एक मेथड है प्रोविज़न, ये 3 नोट कर लीजिए, और जो होगा मैं आपको बताता चलूँगा ऐसे, ठीक है। लेकिन ये मेजर में 3 है, ये आपको नोट करने हैं। एन्युटी मेथड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, टेंशन ना लो। सिंकिंग फंड मेथड, अच्छा एन्युटी मेथड को लेके मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको। बट सिंकिंग फंड मेथड जो वो 101% आउट है सिलेबस से, इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जरा, इसके बाद फिर आप बात करेंगे इसके डिटेल में। चेंजेस इन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर क्वेश्चन में जो मैं बात कर रहा था, अगर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का बना जहाँ पे मेथड्स चेंज करने की बात करें, मतलब क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि शुरू के 3 साल उन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, उसके बाद उन्होंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाना स्टार्ट करा। दोनों में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग है, दोनों में अमाउंट भी अलग अलग आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करना है, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, कैसे पॉसिबल है, अगर हम बात करें मेथड को बदलने की, तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ये पॉसिबल तो है नहीं, हम जब मर्जी तब बदल लें। क्योंकि सर जरा मुझे कमेंट में फटाफट बताइएगा कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट का वायलेशन है ये, कमेंट करिएगा मुझे। अगर हम डेप्रिसिएशन के मेथड को एक ही साल में चेंज करते हैं या 2-3 साल बाद चेंज करते हैं, तो कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट का ये वायलेशन है। अब स्टार्ट करता हूँ आगे। देखो अगर हम बात करते हैं चेंज मेथड डेप्रिसिएशन में, पॉइंट नंबर 1, इफ़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली चेंज करेंगे। पॉइंट नंबर 2, टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 6 में डेप्रिसिएशन है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए, क्लियर। 3rd में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यस। 3rd पॉइंट है टू हैव मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम इस चीज़ को कर ही रहे हैं तो हमारा ये पूरा फोकस होना चाहिए कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मोर अप्रोप्रिएट होगी और बेहतर होगी, ना कि बेकार हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेप्रिसिएशन शुड बी रीकैलकुलेटेड, हमें डेप्रिसिएशन रीकैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड से हम चल रहे हैं, आफ्टर 3 ईयर हमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस पर चार्ज होता है। मान लो 1 लाख की मशीन है, तो ये 3 साल बाद मतलब 30,000 लेसन बाद 70,000 की बचेगी। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड हम 1 लाख पे नहीं लगाने वाले, 70,000 से स्टार्ट करेंगे, मतलब रिकैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर न्यू मेथड फ्रॉम डेट ऑफ एसेट्स पुट टू यूज़। ये ध्यान रखेंगे जिस डेट से एसेट बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही है उस डेट से कैलकुलेशन चालू करेंगे। मान लो डेज में दिया गया है तो वो डिवाइड बाय 365, मंथ में दिया गया है तो मंथ डिवाइड बाय 12 कर देना है। सिंपल है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी एंड सरप्लस। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो ड्यूरिंग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो ऐसा पता लगा सेल ऑफ कर रहे हो एसेट्स को और आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ डिफिशियंसी, कुछ कमी, लॉस हो रहा है या फिर कोई सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम क्या करने वाले हैं आफ्टर रिकैलकुलेशन। तो देख लीजिए जरा, अगर डिफिशियंसी आए तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। अगर डिफिशियंसी बोले तो लॉस है, अगर सरप्लस आया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर एंट्री क्या होगी सर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिफिशियंसी में जा रहा है या डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, और यहाँ पे सर क्रेडिट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन के बारे में। तो एक बार इसको इरेज करते हैं फिर कुछ पॉइंट्स रिकॉर्ड करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन से। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, आपको जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात क्वेश्चन कह रहा है तो एक बात तो पहले आपको एक्सेप्ट करने की, सर क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है डेप्रिसिएशन का। बहुत ईजिली एक लेजर अकाउंट सिंपल सा बना के कैलकुलेटर की हेल्प से आप मस्त आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं सर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, मतलब साफ है कि सस्ता वाला डेप्रिसिएशन का मेथड है। क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा चीज़ लिखने वाला नहीं हूँ, सुन लेंगे आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। सबसे पहली बात सर, अंडर दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट इज चार्ज एवरी ईयर, मतलब साफ है
10% बोल दिया, 1 लाख की मशीन तो हर साल 10,000 10,000 10,000 10,000। बट ध्यान रखेंगे, अगर जो एसेट्स का क्वेश्चन की बिगिनिंग ईयर दिया गया है वो किसी पर्टिकुलर मंथ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेरा ये है क्लोजिंग 31 मार्च है, बट कई बार बच्चा मिस्टेक कर जाता है इसलिए आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पे बोला जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई से हो रहा है, तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो 9 मंथ के लिए होगी फर्स्ट ईयर में, और बाकी हर ईयर में पूरा 12 मंथ चलेगा। क्लियर ना? आगे बढ़ता हूँ। इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स जब हम इसमें कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो फॉर्मूला जो लगेगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स के लिए, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स निकालना कैसे है, जो भी परचेज प्राइस होगी, लिख देता हूँ सर, इसको लिख लीजिए आप भी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी खर्चे कर रखे हैं सारे ऐड कर दीजिए, आपको एसेट्स की कॉस्ट पता लग जाएगी। ठीक है, अब बात आती है सर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। देखिए ज़रा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर हमें अमाउंट निकालना है तो वही फॉर्मूला है, कोई खास चेंजेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन होगा ये, डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अच्छा आप बोलोगे सर अच्छा मान लो ऐसा ना दिया रहा, हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया, फिर क्या करेंगे। देखिए सर, अभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे बेसिकली 2 फॉर्मूले लिखे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप हवा में चले जाएं। मेरा कहने का मकसद यहाँ पर ये है, 2 तरीके हैं, पहला क्वेश्चन में रेट ना दिया हो, दूसरा दे दे। अगर क्वेश्चन में रेट दे दे तो क्या करना है, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट डिवाइड बाई 100, अगर मंथ है तो मंथ डिवाइड बाई 12, डेज है तो डे डिवाइड बाई 365, सिंपली आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। क्लियर ना? हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अमाउंट की बात कर रहे हैं, बट सेकंड भी हाफ हम डेप्रिसिएशन के रेट की बात कर रहे हैं। अगर रेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देखिए सर, हम अमाउंट निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अरे कुछ है नहीं ये, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ बेटा एक बात बताओ, तुम्हें 200 नंबर मिले हैं 400 में से, कितने परसेंटेज आया, हम क्या कर रहे हैं, रेट परसेंट की बात कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे 200 डिवाइड बाई 400 इंटू 100, यही तो करेंगे, वही काम कर रहे हैं ना। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन आया है वो एसेट्स का ही कॉस्ट का तो आया है, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है इंटू 100। कई बार बच्चा रटने लगता है, सर ऐसा ऐसा कर लें याद हो जाएगा, रटने वाला काम नहीं करना। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ना। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सर इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगा, चिंता ना करें। आज बेसिकली आपको ये 2 मेथड ही बताने वाला हूँ, क्योंकि इस 2 मेथड को मैं चाह रहा हूँ आपको बता के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाएँ, सो दैट आप उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद जो बाकी नन्हे नन्हे मेथड हैं उनको कल की क्लास में सारे मेथड एक साथ समर्प करके फिनिश ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में पहले सुन लो होता क्या है, फिर फॉर्मूले की बात करेंगे। देखो, अंडर दिस मेथड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज चार्ज एवरी ईयर। देखो, एक फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज होगा डेप्रिसिएशन का जो हर साल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल चेंज होगा। इसको कई बार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, हाँ नोट कर लीजिए, WDV को RDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। मेथड सर, मेथड ठीक है जी। अब बात आती है सर फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला तो यही चार्ज कर लेते हैं, सिंपल है, अगर कॉस्ट ऑफ एसेट दी है लगाओ, इनटू रेट लिखो, इनटू जो भी मंथ है वो नोट कर लो। एक फॉर्मूला और है, इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। सर पहला तो ये है कि अगर आपको अमाउंट निकालना सिंपल रखिएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज, रेसिडुअल वैल्यू के साथ जाएंगे। कैसे, देखो जरा, 1 माइनस करेंगे वैल्यू, एन वैल्यू ले लेंगे, आएंगे, फिर क्या करना है सर, रेसिडुअल वैल्यू। देखो समझो, हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लिया तो यहाँ पे रेसिडुअल वैल्यू बोल रहे हैं ना, रेसिडुअल वैल्यू लो, रटना नहीं, समझना इसको, रेसिडुअल वैल्यू। अच्छा जरा ये बताओ, यहाँ पे हमने क्या करा, अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यहाँ भी करो अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अच्छा हमें क्या निकालना है, रेट निकालना था तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, इंटू 100, यहाँ भी कर दो इंटू 100, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ आया क्या? तो सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला रहेगा,
अगले पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूँ सर। इसके बाद देखो आपके कुछ मेथड्स हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, आपका मशीन आवर रेट मेथड, प्रोडक्शन और मशीन आवर तो आप एक बार देखोगे आराम से हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा और बुक में बहुत अच्छे से गिवन है। हाँ एक बात ही कहना चाहूँगा आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, हाँ लिख देता हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिए। फिर कल हम लोग जो रिमेनिंग मेथड उन पर बात करेंगे। फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ 2 का। एक बात ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती। क्यों सर, एक ही क्वेश्चन में एक ही ईयर में 2 से 3 मशीन दी गई है, तो 2 से 3 मशीन का डेप्रिसिएशन, 2 से 3 मशीन का बैलेंस निकालना क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। तो अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, स्पीड बेहतर होगी, तो 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन निपटा दोगे आप, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ आपको, आप रिकॉर्ड कर लो, सीधे नोट कर लो। रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स, फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स, पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा, रीवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। इन 2 पॉइंट को सोचिएगा क्या होते हैं, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा काम है। हाँ एक बार ये बात कर लेते हैं सर, मेथड कैसे यूज़ करना है वो देखो जरा। मान लेते हैं सर मशीनरी का अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट आई होप सबको ध्यान होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। एक सस्ता सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट पेंसिल से ही बनाइएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप चाहें तो LF कॉलम खींच लें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अब ध्यान क्या रखेंगे, हम जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप पहले एसेट्स परचेज करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मशीन अकाउंट डेबिट, डेट ज़रूर मेंशन करें, टू बैंक, ब्रैकेट में अगर एक से ज़्यादा मशीनें हैं तो फर्स्ट ज़रूर लिखिए। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। मान लो क्वेश्चन बोलता है पार्ट ऑफ, क्वेश्चन के आखिरी में जाके बोलता है पार्ट ऑफ, लाइक 1/4 पार्ट ऑफ दिस मशीन विल बी सोल्ड, ठीक है, कुछ ऐसा। मान लो 60,000 की मशीन है, क्वेश्चन ने हमें बोला क्वेश्चन के एंड में जाके कि 1/4 पार्ट इसका बेच दिया गया है 8,000 में, वैल्यू भी ले रहे हैं। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना, हम शुरुआत में ही इसको सेपरेट कर देंगे, मतलब 60,000 का 1/4 15 और रिमेनिंग 45। हमने 1 मशीन नंबर फर्स्ट ही है, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो फर्स्ट, बैलेंस जब निकालेंगे तो फर्स्ट। सर फ़ायदा क्या है सर इससे फ़ायदा ये है, जब एट द एंड इसे आप सेल करोगे तो सेल करने पे जो प्रॉफिट लॉस निकालना है, जरा भी दिमाग में मस्त आंसर आ जाएगा। मतलब मान लो ये वैल्यू घटते यहाँ पहुँची 9,000 की, कितने में बेचा, 8,000। मान लो यहाँ पे 750 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया, जो मंथली कैलकुलेशन थी, तो 9,000 में से सिंपली 750, फॉर्मूला सुनो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल वैल्यू, बस आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 9,000 माइनस डेप्रिसिएशन 750, कितना बचा, 250, है ना, ऐसे तो बच रहा है। तो माइनस करेंगे हम 8,000 भी, तो जब 9,000 में से 8,750 लेस करोगे तो 9,000 की एसेट्स थी, 750 रुपये डेप्रिशिएट हुई, तो कितने में बिकनी चाहिए थी, 8,250 में, बिकी कितने में, 8,000 में, तो लॉस कितने का हुआ, 250 रुपये। बड़ी आसानी से निकल आएगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। तो आज के लिए फिलहाल काम क्या करना है, आपको जितने टॉपिक बताए हैं उन पर बेहतर तरीके से काम करिएगा। सिंकिंग फंड मेथड बिल्कुल भूल जाइए कि आपके सिलेबस में है, दिमाग लगाना नहीं है। लास्ट टाइम में भी मैंने बोला था, बट कुछ बच्चों ने फिर भी प्रैक्टिस करी, बोले सर मान लीजिए आ गया तो हमारे कोचिंग वाले सर ने नहीं बोला है। भैया ICAI अगर किसी नोटिफिकेशन देता है तो समझ जाओ सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना। चलो मिलता हूँ आपके बिजनेस लॉ क्लास में 12 बजे, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।